अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ और मैं शुरू कर रही हूँ अनाब पार्ट 5। इस रात दोनों में से किसी ने भी खाना नहीं खाया था। सारी रात दोनों ने जागते रहे। हसन अपने रूम में बेचैन हुए सिगरेट पे सिगरेट फाँकता गया और अनाब सारी रात तकिए में मुँह लगाए रोती सिसकती रही, दुआएं मांगती रही कि हसन का दिल उसके लिए नरम पड़ जाए। सुबह होते ही हसन ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर डाइनिंग रूम में नाश्ता करने आया। आज अनाब के बजाय मुलाजमा नाश्ता बना रही थी। अनाब को ना देखकर उसे थोड़ी फिक्र होने लगी। सकीना भी अनाब बीबी को बुला के लाए, आकर नाश्ता कर लें। कुर्सी खींच कर बैठते हुए उसने मुलाजमा से कहा था। जी। मुलाजमा हसन की बात सुनते ही अनाब को बुलाने चली गई। जूस का ग्लास हाथ में लेकर आहिस्ता आहिस्ता पीते हुए वो किसी गहरी सोच में था। कुछ ही देर में मुलाजमा वापस आई। बेटा, अनाब बाजी कह रही है उन्हें भूख नहीं है, आप खा लें। मुलाजमा की बात सुनते हुए उसने कुछ सोचते हुए गर्दन हिलाई और फिर जूस का ग्लास पीकर नाश्ता किए बगैर वो ऑफिस चला गया। ऑफिस में उसे आज काफ़ी बेचैनी हो रही थी। मुसलसल अनाब के बारे में सोच रहा था। उसे अनाब की फिक्र लाहक हो रही थी। वो अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने अपने मोबाइल में अनाब का नंबर डायल किया। वो अपने बेड पे औंधी लेटी हुई थी जब उसका मोबाइल बजने लगा। मोबाइल स्क्रीन पे हसन का नाम देखकर उसने गुस्से से मोबाइल बेड पे पटक दिया। हसन ने काफ़ी मर्तबा कॉल की पर उसने कॉल रिसीव नहीं की। वो इसके लिए और ज़्यादा फ़िक्रमंद हो गया था। दोपहर तकरीबन 2:30 बजे हसन ने घर के नंबर पे कॉल की। फ़ोन मुलाजमा ने उठाया। हाँ, अनाब बीबी कहाँ है? मुलाजमा के फ़ोन उठाते ही उसने पूछा। जी, बाजी तो अपने कमरे में है। अनाब बीबी ने खाना खाया? उसने फ़िक्रमंद होके पूछा था। नहीं बेटा, वो तो सुबह से अपने रूम से ही नहीं निकली। अच्छा ठीक है। मुलाजमा की बात सुन के वो और फ़िक्रमंद हो गया था। वो ये सब क्यों कर रही थी? क्या साबित करना चाहती थी वो? हसन के घर आने के बाद भी वो रूम से नहीं निकली। वो काफ़ी थका हुआ कमज़ोर सा लग रहा था, इसलिए अपने रूम में जाके लेट गया। रात में वो उठा और अनाब के रूम में गया। वो बेड पे टांगे सीधी किए बेड क्राउन से टेक लगाए कुछ खफा खफा सी बैठी हुई थी। हसन को रूम में आते देखकर उसके चेहरे पे खुफगी के तासुरात और बढ़ गए थे। उसने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। वो उसके करीब आके दोनों हाथ कमर की पुष्ट पे बांध के कुछ लम्हे उसे देखता रहा, फिर कहने लगा, चलो उठो, चल के खाना खाओ। मुझे भूख नहीं है। उसका अंदाज काफ़ी खुफगी भरा था। कल रात से तुमने कुछ भी नहीं खाया और तुम कह रही हो कि तुम्हें भूख नहीं है? हसन की बात सुन के वो इश्तियाल से उठ के सामने उसके खड़ी हो गई। हाँ, भूख नहीं है। और आपको मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? बहुत सख्त जान हूँ मैं, इतनी जल्दी नहीं मरूंगी, इसलिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। सख्त अंदाज में कहते हुए उसने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। हसन उसे बहुत हैरत से देख रहा था। ठीक है, मत खाओ। मैं 10 मिनट तक डाइनिंग रूम में तुम्हारा वेट करता हूँ। अगर तुम आई तो मैं तो ठीक, और अगर नहीं आई तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा, समझी तुम? उसे इसी के अंदाज में दो टोक लहजे में टोकता हुआ कहता हुआ वो रूम से बाहर चला गया। हसन की बात सुन के वो एकदम उछल पड़ी और इससे पता था कि वो भी अपनी ज़िद का पक्का है। अगर वो नहीं गई तो हसन वाकई कुछ नहीं खाएगा। वो डाइनिंग रूम में बैठा अपनी दोनों कोहनियाँ टेबल पर टिकाए हाथ में मोबाइल लिए मैसेजेस चेक कर रहा था। जब वो खुफगी भरे अंदाज में उससे नज़रें चुराए आहिस्ता आहिस्ता चलती आकर कुर्सी पे बैठ गई। उसके चेहरे पे अब भी खुफगी के साथ साथ थोड़ा सा गुस्सा भी था। उसे प्यार से देखकर हसन ने अपनी मुस्कुराहट को दबाने की कोशिश की थी। उसने अपनी प्लेट अनाब की तरफ बढ़ाई। प्लेट को गुस्से से देखते हुए उसने हसन से प्लेट लेने के बजाय टेबल पे रखी दूसरी प्लेट उठाई और थोड़ा सा सालन प्लेट में डालकर आधी रोटी के साथ खाने लगी। वो खा उसे खाना खाते देखकर हसन ने भी शुरू खाना शुरू किया। वो अपना खाना जल्दी से ख़त्म करके हसन को देखे बगैर उठ के अपने रूम में चली गई। खाना खाने के बाद वो कुछ देर टीवी देखने लगा। उसे सर में कुछ दर्द सा महसूस हो रहा था। अनाब उसके लिए इस वक्त रोज़ चाय बना के लाती थी, पर आज वो उससे खफा होने की वजह से रूम में चली गई थी। कुछ देर बाद वो उठ के अनाब के रूम में गया। दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट लिए वो अंदर दाखिल हुआ। अनाब अपने कपड़े बैग में डाल रही थी। हसन को आते देखकर उसे नज़रअंदाज करते हुए खुफगी से वो कपड़े बैग में डालने लगी। क्या कर रही हो? उसके करीब आके आहिस्ता आवाज़ में उसने पूछा था। आपको नज़र नहीं आ रहा? हसन को देखे बगैर उसने गुस्से से जवाब दिया।
उसके इस अंदाज में कहने पे हसन बेसाख्ता मुस्कुरा दिया था। चाय नहीं पिलाओगी आज? क्यों? आपके मुलाजिम मर गए हैं क्या? नहीं, पर मैं तुम्हारे हाथ की बनी चाय पीने का दिल कर रहा है। हसन की बात सुन के उसने गुस्से में आके अपने हाथ में लिए कपड़े जोर से बैग में पटके और सख्त नजरों से देखकर कहने लगी, मुझे कोई शौक नहीं आपकी आदतें बिगाड़ने का, इसलिए मैं माजरत चाहती हूँ। आप जाके अपने मुलाजिमों से कहिए। उसे इतना गुस्से में देख के हसन ने अपने होंठ सुकेड़े और माथा खुजाते हुए उसे कुछ पल ऐसे ही देखता रहा। फिर कुछ कहे बगैर हल्का सा मुस्कुरा के रूम से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद उसे बहुत एहसास हुआ था कि उसे हसन के साथ इस तरह इतना रूडली पेश नहीं आना चाहिए था। चाहने के बावजूद भी वो उसके लिए चाय बनाने नहीं गई। वो सारी रात उसने जाग के बचपन के बेचैन होके गुजारी थी। उसकी एक हिमाकत ने उसकी सारी जिंदगी पे कितना बड़ा असर डाल दिया था। सुबह होते ही वो उठ के तैयार हो गई। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होके वो अपने बालों में ब्रश करने लगी। चेहरे पे अब खुफगी की जगह उदासी ने ले ली थी। ब्रश करते हुए वो कोहनिये में वो ख्यालों में कहीं गुम थी जब अचानक मुलाजमा दरवाजे पर हल्का हल्का खटखटाते हुए अंदर दाखिल हुई। वो थोड़ी चौंक सी गई, फिर देखने लगी। बाजी, वो साहब ने कहा है कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो आपको आपके बाबा के घर कल ले चलेंगे। मुलाजमा की बात सुनकर वो बहुत परेशान हो गई थी। क्या हुआ हसन को? उसने बेसाख्ता पूछा था। पता नहीं जी, मुलाजमा ने जवाब दिया। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। जी। मुलाजमा के बाहर जाते ही उसने जल्दी से ब्रश ड्रेसिंग टेबल के दरवाजे में रखा और दुपट्टा गले में डाल के वो हसन के रूम में चली गई। वो आहिस्ता करके रूम का दरवाजा खोल के अंदर आई। रूम में अंधेरा था। हसन बेड पे लेटा हुआ अपनी आंखों पे कलाई की पुष्ट रखे हुए था। वो आहिस्ता करके हसन के करीब आई और उसके माथे पे आहिस्ता करके जैसे ही हाथ रखा तो हसन एकदम से चौंक कर उठ गया। ओह, तुम हो? मैं तो डर ही गया था। वो अनाब को सामने खड़ा देख के बैकग्राउंड से टेक लगा के बैठ गया था। आपको तो बहुत तेज बुखार है, उसने फिक्रमंदी से कहा था। नहीं, इतना ज्यादा नहीं है। अपनी पेशानी पे आए बिखरे बालों को हाथ से हटाते हुए उसने कमजोर आवाज में कहा, आपने मेडिसिन ली? नहीं। हाँ, ले ली है। उसने कुछ जज्बस होके झूठ बोल दिया। दवाई नहीं ली ना? उसने हसन को घूर के देखा। हसन ने नफी में गर्दन हिलाई। आप बहुत केयरलेस है हसन। रूम की लाइट ऑन करते हुए उसने मसनूई डांटने वाले अंदाज में हसन को देखकर कहा था। वो खामोश रहा। बेड साइड टेबल की दराज में से मेडिसिन निकाल के जग में से पानी ग्लास में डाल के वो हसन के बराबर में बैठ गई और उसे टैबलेट और पानी का ग्लास देकर कहने लगी, ये खा ले। टैबलेट देखकर हसन ने बच्चों की तरह मुंह बिगाड़ा। अनाब उसे घूरने लगी। हसन ने खामोशी से टैबलेट उससे लेकर खा ली। बुखार कब हुआ आपको? हसन से ग्लास लेकर साइड टेबल पे रखते हुए उसने परेशानी से पूछा था। रात को, उसने आंखें बंद करते हुए बताया था। रात को? और आपने मुझे बताया भी नहीं? उसे हैरत के साथ साथ दुख भी हुआ था। आया था मैं तुम्हारे पास, पर तुम इतनी खफा और गुस्से में थी कि मेरी तरफ देखकर भी बात नहीं कर रही थी और ना ही मुझे चाय बना के दी थी, इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। उसकी आवाज़ आहिस्ता पर अंदाज शिकायती था। आई एम सॉरी, वो शर्मिंदा सी होने लगी थी। हसन मुस्कुराया था। आप लेट जाएं, मैं आपके लिए नाश्ता बना के लाती हूँ। नहीं, नाश्ता नहीं, सिर्फ एक कप चाय बना के भेज दो बस। हसन के प्यार से देखकर आहिस्ता पलके झपकते हुए गर्दन हिला के वो रूम से बाहर निकल गई। वो साइड में करवट लेकर लेट गया। वो पूरा दिन अपने रूम में आराम करता रहा। अनाब ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया था। शाम में वो उठ के लॉन में आके बैठ गया। उसने पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए अनाब उसके लिए फ्रूट लेकर लॉन में आई और आके उसके बराबर में रखी कुर्सी पे बैठ गई। अंकल ने फ़ोन किया था। सेब काट कर एक पीस हसन को देते हुए उसने बताया। अच्छा, कब? उसके हाथ से सेब का पीस लेते हुए हसन ने उससे पूछा था। दोपहर में, आप सो रहे थे उस वक्त। कोई काम था क्या उन्हें? एप्पल के बाइट लेते हुए उसने अनाब से पूछा था। नहीं, बस कह रहे थे कि वो परसों यहाँ आ रहे हैं। उसे बताते बताते वो खामोश सी हो गई। चेहरे पे एक पल के लिए उदासी छा गई थी। मैं परसों अंकल के साथ बाबा के घर चली जाऊंगी। खुद को नॉर्मल करते हुए मसनूई मुस्कुराहट के साथ उसे देखते हुए अनाब ने कहा था। मैं खुद तुम्हें ले चलूंगा। नहीं, आपको रेस्ट की ज़रूरत है। लंबा सफ़र आपको और बीमार कर देगा। और वैसे भी अंकल तो आ रहे हैं।
मैं चली जाऊंगी, बस 2 दिन मुझे यहाँ बर्दाश्त कर ले। उसकी आवाज़ कुछ भर आई थी। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना। हसन के पूछने पे उसकी आंखें नम हो गई। मुझे बस तलाक मत दीजिएगा हसन, मैंने आपको बहुत हर्ट किया है। आई प्रॉमिस मैं अब आपकी खुशियों में कभी रुकावट नहीं बनूंगी, कभी आपकी कभी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। मुझे आपके नाम के साथ एक इंसियत हो गई है, ये नाम मुझसे मत छीनिएगा प्लीज़। वो बहुत दुख और उदासी लिए हसन से इल्तिजा करने लगी। वो इसकी बात का जवाब ना दे सका, वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। हसन के किसी भी अगले दिन रात के किसी पहर प्यास लगने की वजह से वो नींद से जाग गया और इसके साइड टेबल लैंप ऑन करने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया तो उसका हाथ पानी के जग से टकराया और जग पूरा उलट के नीचे गिर गया। वो पानी लेने के लिए उठ के किचन में जाने लगा तो लाउंज में से गुजरते हुए उसकी नज़र अनाब के रूम पे पड़ी। दरवाज़ा पूरा खुला हुआ था और लाइट भी ऑन थी। उसे फिक्र होने लगी। किचन में जाने के बजाय वो अनाब के रूम में उसे देखने लग गया। वो रूम में नहीं थी। उसने वॉशरूम का दरवाज़ा नॉक किया तो वो वहाँ भी नहीं थी, वहाँ से भी कोई जवाब नहीं मिला। उसे सारे घर में ढूंढते ढूंढते वो लॉन में आया तो अनाब को लॉन में अंधेरे में कुर्सी पे बैठा देखकर वो और भी परेशान हो गया। आधी रात हो चुकी थी और वो इस वक्त लॉन में अकेली क्यों बैठी हुई थी। वो लॉन में बैठी काफ़ी देर से रो रही थी। हसन उसके अकब में आके खड़ा हो गया। उसे हसन के आने का पता ही ना चला। वो हिचकियाँ लेते हुए रोए जा रही थी। वो कुछ लम्हे खामोशी से खड़ा उसे रोते हुए देखा। फिर उसने आहिस्ता करके अपना हाथ अनाब के कंधे पे रखा। वो डर के मारे ठिठक के खड़ी हो गई और जैसे ही मुड़ी तो हसन को देखकर चौंक सी गई। उसने एकदम से अपने दुपट्टे पल्लू से अपनी आंखों से बहते आंसू साफ किए। वो अनाब को बहुत ज्यादा फिक्रमंद सा होके देखने लगा। इतनी रात को यहाँ अकेली आके क्यों बैठी हो? वो बस ऐसे ही, मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए। रोने की वजह से उसकी आवाज़ भराई हुई महसूस हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हसन को क्या जवाब दे। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? उसने जानबूझ के अनाब से उसके रोने की वजह नहीं पूछी थी, क्योंकि उसे पता था कि वो क्यों रो रही थी और आधी रात को बेचैन होकर लॉन में आके क्यों बैठ गई थी। जी, उसने हसन को देखे बगैर कहा था। तो फिर चलो अंदर, आधी रात को इस तरह यहाँ अकेले मत बैठा करो, उसने बहुत संजीदगी से कहा था। हसन की बात सुनते ही वो खामोशी से अंदर चली गई। उसके पीछे चलते हुए वो काफ़ी परेशान सा लग रहा था। उसे कमरे में भेज कर वो खुद भी जाके सो गया था। पिछली रात की तरह वो इस रात भी नहीं सो पाए थे। सारी रात वो आंसू बहाती रही थी। कुछ सूरज की पहली किरण जमीन पे पड़ते ही वो उठी और आहिस्ता करके हसन के रूम में आई। हसन अपने बेड पे सोया हुआ था। उसके करीब आके वो उसके चेहरे को प्यार और हसरत से देखने लगी। आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो बहुत गहरी नींद में था। अनाब जमीन पे घुटने टेक के बैठ गई और हसन का हाथ आहिस्ता करके अपने हाथ में ले लिया। उसके हाथ को बहुत प्यार से चूमते हुए वो उठी और वापस अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ी तो हसन ने उसकी कलाई को अपने हाथ से पकड़कर उसे रोक लिया। वो जाग रहा था और इसकी एक एक हरकत को नोट भी कर रहा था। अनाब को झेप सी गई थी। मत जाओ, अनाब को बहुत प्यार से देखते हुए उसने धीमे लहजे में कहा था। अनाब उसे हैरत और बेयकीनी से देखने लगी। उसे अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा था। वो इसकी बात दोबारा सुनना चाहती थी। मुझे छोड़कर मत जाओ अनाब, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। उसकी बात सुन के अनाब की आंखों से खुशी के आंसू टपक पड़े। वो रो भी रही थी और हंस भी रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बेड पे सीधा होके बैठ गया और अनाब को अपने करीब बिठाया। वो अब भी उसे बहुत हैरत से देख रही थी। उसके गालों से अपने हाथ से आंसू साफ करते हुए उसने बहुत प्यार से उसे देखा था। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम जैसी पागल लड़की मैं कहाँ से ढूंढूंगा। और उसकी बात सुन के अनाब बेइख्तियार हंस पड़ी। वो उसे बहुत दिलहाना अंदाज में देख के कहने लगा, हंसते मुस्कुराते कितनी प्यारी लगती हो तुम। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ अनाब। कितनी? वो सोच में पड़ गया। फिर एकदम खुश शौक शरारती अंदाज में उसे देख के कहने लगा, इतनी कि तुम्हारे लिए 100 बच्चों को भी बर्दाश्त कर लूंगा, पर शर्त ये है कि वो बच्चे हमारे होने चाहिए। हसन की बात सुन के वो एकदम सी नर्वस हो गई। क्यों, 100 100 भी कम है क्या? अब वो
अब तो वो और शर्म से जैसे पानी-पानी होने लग गई थी। शर्म के मारे वो वहाँ बैठ ही नहीं पा रही थी। हसन के हाथ से अपनी कलाई छुड़ा के वो शर्माते हुए तेज़ी से उठ के बाहर जाने लगी। उसे शर्माते देखकर हसन को उस पे बेइंतहा प्यार आ गया था। वो काफ़ी खुश और फ्रेश लग रहा था। लॉन में आके वो अनाब के लगाए पौधों को पानी देने के साथ-साथ कुछ सोचकर मुस्कुरा भी रहा था। अनाब अच्छे से तैयार होके उसके लिए चाय बना के लॉन में शर्माते हुए आ रही थी। उसे आते देखकर हसन ने पानी का पाइप ज़मीन पे छोड़ दिया। वो चाय का ट्रे टेबल पे रखकर नज़रें झुका के शर्माते हुए कुर्सी पे बैठ गई। हसन उसे देख के दंग रह गया था। वो बिल्कुल किसी हूर अफ़सरा की तरह प्यारी सी लग रही थी। उसे देखकर वो तो पलकें झपकना ही भूल गया था। उसे देखते हुए बिना पलकें झपकाए वो उसके सामने कुर्सी रखकर उसे बहुत शौक रोमांटिक अंदाज में देखने लगा। अनाब उसकी शौक नज़रों से और भी शर्माने लगी। क्या देख रहे हैं? इतनी देर से वो उसे रोमांटिक अंदाज में घूर के देख रहा था, तो उसने धीमे अंदाज में उससे पूछा था, देख रहा हूँ कि इतनी यंग, स्मार्ट, ब्यूटीफुल लड़की दादी कैसे बन गई? उसकी बात सुन के अनाब शर्माना भूल गई और उसे हैरत और ना समझे अंदाज में देख के कहने लगी, दादी? वो बिल्कुल समझ ना सकी थी। हसन ने मुस्कुरा के उसका हाथ प्यार से थाम कर अपने बहुत करीब किया और बहुत रोमांटिक अंदाज में कहने लगा, मेरे होने वाले बच्चों की अम्मा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप दादी बन गई हैं। यहाँ लॉन में आप जिन पौधों को अपने बच्चों की तरह देखभाल करती थी, उनके यहाँ बच्चे हुए हैं। पहले तो वो हसन की बात समझ ही नहीं पाई, फिर एकदम समझ में आने पे खुशी से खिल उठी। वाकई उसने हसन को खुश होके देखा था। हसन ने गर्दन हिलाई, फिर प्यार से उसके हाथ की पुश्त चूमते हुए बहुत खुश मबहूत नज़रों से उसे देख के कहने लगा, मेरी ज़िंदगी को भी सदा ऐसे ही गुलजार बनाए रखना और अपने प्यार की खुशबू से महकाती रहना। हसन की बात सुन के उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े, पर ये आंसू सिर्फ और सिर्फ खुशी के थे। उसके माँ बाप का इंतखाब बिल्कुल ठीक था। वो सही कहते थे कि हसन की मोहब्बत में वो उन्हें भी भूल जाएगी। हाँ, वो वाकई हसन की मोहब्बत में बाकी सब कुछ भूल गई थी। उसे अब कुछ भी याद था तो सिर्फ और सिर्फ हसन की मोहब्बत। और ये कहानी भी यहाँ ख़त्म होती है। आखिर ये दोनों एक हो ही गए। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर सच में कहानी पसंद आई है तो अपने दोस्तों में, अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलूँगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।